Namaste and welcome to Mukesh Kumar GK online class on YouTube. Here you will given complete solution of Gupta dynasty. This is third part of Gupta dynasty. यहाँ आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्यान सहित बताऊंगा जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है को, गुप्त काल में। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारतीय इतिहास में गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हुन्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो, गुप्त राजवंश। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत पर हुन्नों का पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ। उस समय गुप्त सम्राट कुमार गुप्त गद्दी पर था। उसने युवराज स्कंदगुप्त को हुन्नों का सामना करने का उत्तरदायित्व सौंपा। स्कंदगुप्त ने हुन्नों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया। इतिहासकारों द्वारा स्कंदगुप्त को एशिया अथवा यूरोप का ऐसा पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है जिन्होंने हुन्नों को पराजित किया। गुप्त राजवंश हुन्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है घ, जानकी हरण। जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखे थे। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम तथा विक्रमोर्वशीयम कालिदास द्वारा लिखा गया काव्य है, जबकि जानकी हरण कुमारदास जो कि सिंहल श्रीलंका के राजा थे के द्वारा संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अजंता गुफाओं के सरीखी अर्थात जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है को, मध्य प्रदेश में अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं बाघ धार, इसी का दूसरा नाम धमनार भी है, में स्थित है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मध्य प्रदेश में गुफाओं का एक ऐसा श्रृंखला है जो हूबहू अजंता एलोरा की तरह ही दिखाई देता है। मंदसौर जिले में बाघ या धार या इसी का दूसरा नाम धमनार है। गुफाओं का एक समूह अजंता एलोरा की तरह 5वीं से 8वीं सदी के बीच बौद्ध भिक्षुओं द्वारा तैयार किया गया था, जहां बौद्ध स्तूप और चैत्य गृह बने हुए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है को, अर्थात 319 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गुप्त वंश ने लगभग 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो, बाल विवाह का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ था। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इतिहासकारों के अनुसार बाल विवाह प्रथा का आरंभ गुप्त काल में माना जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है खो, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, किंतु
भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। बयाना से 1821 ईस्वी में सोने के सिक्कों का एक बहुत बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था जो गुप्तकालीन था। अनुमानतः 540 ईस्वी के आसपास हुनों के आक्रमण के समय इस खजाने को जमीन में गाड़ दिया गया था। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति या इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ख, अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शकुंतलम सन 1789 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो, एरन अभिलेख से। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न गुप्त शासकों को कालक्रमानुसार सजाइए। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच गुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है घ, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। प्रथम गुप्त राजा श्रीगुप्त हुए। प्रभावती गुप्त के पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है को, बयाना, भरतपुर से। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम बानपुर था। इसके अलावा अन्य नाम वाराणसी, श्रीप्रस्थ, श्रीपुर आदि भी थे। बयाना से 1821 ईस्वी में सोने के सिक्कों का एक बहुत बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है जो गुप्तकालीन है। अनुमानतः 540 ईस्वी के आसपास हुनों के आक्रमण के समय इस खजाने को जमीन में गाड़ दिया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है को, कुमारगुप्त प्रथम को, जो कि गुप्त वंश का एक शासक थे। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से 454 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। नालंदा संस्कृत शब्द नालम प्लस दा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ होता है कमल, कमल ज्ञान का प्रतीक होता है तथा दा का अर्थ होता है देने वाली, अर्थात नालंदा का अर्थ होता है कमल देने वाली या ज्ञान देने वाली। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है को, ताम्रलिप्ति। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित तामलुक नामक स्थान ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्ति के नाम से प्रसिद्ध था। यह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था।
यहाँ से गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि दक्षिणी पूर्वी देशों तथा सिंहल के लिए व्यापारिक जहाज आते जाते थे। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है क, रूपक। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक तथा सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का सबसे महान केंद्र कौन सा था? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ग, उज्जैन, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दूसरा राजधानी था। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उसकी राजधानी उज्जैन में कला, स्थापत्य, साहित्य और मूर्ति कला का उल्लेखनीय विकास हुआ और इसके शासनकाल में भारत का सांस्कृतिक विकास अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ग, अभिज्ञान शकुंतलम को। इन्हें विश्व की 100 सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में गिनी जाती है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे सुप्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ चुनिंदा भारतीय साहित्यिक कृतियों में से है जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रणी रचना मानी जाती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ख, गुप्त युग को। इसी युग में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दशमलव पद्धति का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में ही हुआ था। संस्कृत साहित्य में अंकगणित को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान माना गया है। लगभग 5वीं शताब्दी में भारत में आर्यभट्ट द्वारा अंक संज्ञाओं का आविष्कार किया गया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे तथा इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ भी लिखे और साथ ही साथ पाई का मान 3.1416 बताया। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है घ, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गुप्त वंश में सत्ता के नियंत्रण के लिए कभी भी आंतरिक कलह नहीं हुआ था। गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण इस प्रकार था। पहला था स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना। दूसरा था हुन्नों का आक्रमण। हुन्नों ने कई बार आक्रमण किए थे। तीसरा कारण था प्रांतीय शासकों का विद्रोह। प्रांतीय शासकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी। चौथा था अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के बाद योग्य उत्तराधिकारी के अभाव रहा। पांचवा जो कारण था वह था शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप। और छठा जो कारण था वो था बौद्ध धर्म का प्रभाव आदि। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ख, समुद्रगुप्त ने। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। समुद्रगुप्त कला प्रेमी थे। उन्होंने अपने कला प्रेम एवं धार्मिक रूप को सिक्कों में उतारा। कुछ सिक्कों में उसने खुद को बिना बजाते हुए
और यज्ञ करते हुए अंकित करवाया। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गौ चिकित्सा से अर्थात आयुर्वेद से। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नवनीतकम आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा का प्राचीन ग्रंथ है। यह संस्कृत प्राकृत में रचित है तथा गुप्त लिपि में है। इस पांडुलिपि में 5 से अधिक भाग है। इसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा भेल संहिता को उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता नवनीत है। नवनीतक का अर्थ है नवनीत अर्थात मक्खन से निकाला गया। इसमें पहली बार सिरका का विभिन्न रोगों की दवा के रूप में वर्णन है। नमस्ते दोस्तों, यदि यह सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ एक बात और, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।